नमस्कार, टोटल हेल्थ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं किरण भारद्वाज। नमस्कार, मैं हूं निखिल सिंह। आयुर्वेद, जिसका स्वरूप बेहद प्राचीन, गहरा और विस्तृत है, इसे हम लोग चिकित्सा पद्धति के रूप में भी जानते हैं, रोगों से इलाज के विकल्प में भी और एक स्वस्थ जीवन जीने के तरीके के रूप में भी। बिल्कुल, और आयुर्वेद के विषय में कहते हैं कि ये सिर्फ एक चिकित्सा पद्धति नहीं है बल्कि जीवन जीने की कला है। किस तरह से बेहतर जीवन जिया जाए, इससे सूत्र जो है वो आयुर्वेद में छुपे हुए हैं। इसलिए आयुर्वेद को अपनाने की बात लगातार कही जा रही है। और आज के समय में जब ये बात होती है कि किस तरह से रोगों को जड़ से दूर किया जाए, तो लोगों को आयुर्वेद याद आता है। किसी ने क्या खूब लिखा है कि हमारा इश्क तो आयुर्वेद जैसा है, धीरे धीरे जरूर चलता है लेकिन मुकम्मल होता है। तो ये कुछ आयुर्वेद के विषय में कहा जाता है। और आयुर्वेद को लेकर के बहुत सारी धारणाएं हैं, बहुत सारी भ्रांतियां हैं। किस तरह से आयुर्वेद की चिकित्सा हम सब अपना सकते हैं, किस तरह से इस पर आगे बढ़ सकते हैं, आज इस पर चर्चा करेंगे। क्योंकि आयुर्वेद को लेकर बहुत सारे लोगों के अलग अलग विचार हैं। कुछ लोग ये समझते हैं कि इसको एक आखिरी विकल्प की तरह लेना चाहिए, तो कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं कि अपना इलाज करवा रहे हैं तो एक सपोर्टिव थेरेपी की तरह आयुर्वेद को लेकर चलें। लेकिन विशेषज्ञ ये कहते हैं कि अगर ऐसा कोई रोग है जो आपको लगता है कि ठीक नहीं हो रहा, उसमें भी आयुर्वेदिक चिकित्सा द्वारा इलाज संभव हो सकता है। इसलिए उसके बारे में सोचना चाहिए। एक रिपोर्ट देखकर ये समझ लेते हैं कि आयुर्वेद दरअसल किस तरह से कार्य करता है और इसमें जो थेरेपीज होती हैं या चिकित्सा होती है वो किस तरह से की जा सकती है। आयुर्वेद जीवन का विज्ञान है जो प्रकृति के साथ, प्रकृति के करीब रहकर जीवन जीना सिखाता है और जीवन के सभी पहलुओं को शामिल करता है। आयुर्वेद एक स्पष्ट, संक्षिप्त, सहयोगी विज्ञान है जो लोगों को अपने मन और शरीर में एक प्राकृतिक तरीके से संतुलन लाकर स्वास्थ्य प्रदान करता है। आयुर्वेद के अनुसार मानव शरीर 5 तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से बना है। इन तत्वों में असंतुलन के कारण ही मानव शरीर में रोग या समस्या उत्पन्न होती है। आयुर्वेद के अनुसार शरीर में वात, पित्त और कफ जैसे 3 मूल तत्वों के संतुलन से कोई भी बीमारी या रोग नहीं उत्पन्न होता। लेकिन जब इन तत्वों का संतुलन बिगड़ता है तो बीमारी शरीर को प्रभावित करती है। आयुर्वेद में इन्हीं तीनों तत्वों का संतुलन बनाया जाता है। साथ ही आयुर्वेद में रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने पर बल दिया जाता है ताकि किसी भी प्रकार का रोग उत्पन्न न हो सके। आयुर्वेद में विभिन्न रोगों के इलाज के लिए हर्बल उपचार, घरेलू उपचार, आयुर्वेदिक दवाओं और आहार संशोधन, मालिश व ध्यान का प्रयोग किया जाता है। आयुर्वेद में उपचार के साथ साथ जीवन जीने की कला भी सिखाई जाती है जिससे जीवन स्वस्थ और खुशहाल बन सके। आयुर्वेद के सिद्धांत क्या हैं? इसमें विभिन्न रोगों का इलाज कैसे किया जाता है, आयुर्वेद का प्रयोग कैसे किया जा सकता है और विभिन्न रोगों को ठीक करने के लिए किस तरह की प्रभावशाली तरीके इसमें मौजूद हैं, इसके विषय में जानकारी होने की आवश्यकता है। आयुर्वेद जीवन, दीर्घायु और उत्तम स्वास्थ्य में और पूरी तरह से रोग मुक्त शरीर व जीवन पाने में बेहद उपयोगी है। किरण भारद्वाज, टोटल हेल्थ। तो आइए इस प्राचीन और विस्तृत ज्ञान आयुर्वेद के कुछ पहलुओं को समझते हैं विशेषज्ञों से। इस विषय पर विस्तार से बात करने के लिए स्टूडियो में आज उपस्थित है विशेषज्ञों का खास पैनल। तो आइए हम उनका परिचय आपसे करा देते हैं। स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर कौशिक दास महापात्रा, असिस्टेंट प्रोफेसर आयुर्वेद फ्रॉम तिबिया कॉलेज। स्टूडियो में उपस्थित हैं डॉक्टर तनुजा नेसरी, डायरेक्टर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदिक साइंसेस। और स्टूडियो में उपस्थित हैं डॉक्टर हेमंत पनिग्रही, ही इज सीनियर रिसर्च ऑफिसर, सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेज, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। अपने सभी विशेषज्ञों का स्वागत करते हैं। और ऐसे तमाम लोग जो सोचते हैं कि आयुर्वेद का पालन करना मुश्किल है, ये जो चिकित्सा है धीरे धीरे कार्य करती है, आज का हमारा पूरा कार्यक्रम देखिए और जानिए कि ऐसे रोग जिनको एलोपैथी में भी कुछ समय लगता है ठीक होने में, उसमें बेहद कारगर तरीके से कार्य करती है आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति। जी, और जानकारी की शुरुआत करते हैं आयुर्वेद के बारे में और समझते हैं कि किस तरह से ये चिकित्सा पद्धति कार्य करती है और स्वस्थ जीवन जीने के लिए इसका कितना अहम महत्व हो सकता है।
डॉक्टर तनुजा नेसरी, सबसे पहले आपसे ही समझ लें, आयुर्वेद को बहुत से लोग अलग अलग रूपों में देखते हैं। कुछ लोग ये मानते हैं कि इलाज करवाना शुरू किया, रोग हो गया था, ठीक नहीं हो रहा, तो चलिए अब आयुर्वेद की ओर चलें। किस तरह से आप देखती हैं स्वस्थ जीवन जीने के लिए कितना अहम मानती हैं आयुर्वेद को? यस, बहुत ही अच्छा सवाल है। आयुर्वेद, जैसे कि आपने शुरुआत में भी कहा था, तो आयुर्वेद ए नॉलेज सिस्टम ऑफ हेल्दी एंड हैप्पी लाइफ, स्वस्थ जीवन जीने की कला आयुर्वेद सिखाता है। तो हमारे दैनंदिन खान पान से लेके, दैनंदिनी से लेके, लाइफस्टाइल से लेके, आहार विहार, आचार, सोच कैसे हो जिससे कि हम अपने बाह्य वातावरण के अनुकूल बनाएं, टू क्रिएट अ हार्मनी विद द आउटसाइड एनवायरनमेंट, ये आयुर्वेद सिखाता है। अगर अपने खान पान स्वस्थ रहा, खान पान आचार विचार अच्छा रहा, तो एक तरह से सिस्टम अच्छी रहती है, बाह्य वातावरण के अनुकूल रहती है और आदमी बीमार नहीं होता। तो इट इज़ अ प्रिवेंटिव, प्रमोटिव, प्रिडिक्टिव साइंस, जो 5P मेडिसिन कहते हैं, पार्टिसिपेटरी मेडिसिन। और अगर स्वस्थ रहने के बाद अगर आचार विचार में कोई कमी आ गई और बीमार हो गया, तो जड़ से बीमारी दूर करना, ये आयुर्वेद में हम समग्र चिकित्सा, जिसको होलिस्टिक मेडिसिन कहते हैं, ये आयुर्वेद है। दूसरा है, मैं आपको कहना चाहूँगी कि आयुर्वेद केवल मेडिकल साइंस नहीं, उसके भी परे है। सो इट हैज़ गॉट फिजिकल, स्पिरिचुअल, सोशल एंड साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स, और वो सभी दृष्टि से हमें स्वस्थ रहता है। जी, आपने इतनी बात बताई। डॉक्टर पाणिग्राही, आपसे इससे पहले कि हम समझे इसके सिद्धांतों की बात कर रहा है आयुर्वेद पर और आगे चर्चा को बढ़ाए, एक बड़ा कौतूहल रहता है लोगों के मन में कि क्या जो दादी नानी के नुस्खे हैं या जो घरेलू नुस्खे हैं और आयुर्वेद, क्या इनमें कुछ अंतर है या वही सारी चीजें हैं? नहीं, वही सारी चीज है। उसको जो है वैलिडेट कर दिया गया रिसर्च के थ्रू में कि मान लीजिए तुलसी का पहले जब खांसी होता था तो तुलसी का रस एंड अदरक का रस जो है उसको पिलाते थे बच्चे गांव में। आप भी घर में देखते हैं कि जो है तुलसी एंड अदरक का जो है रस मिलाओ और पिलाओ। लेकिन आज के दिन में मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने रिसर्च को डेवलप कर लिया। रिसर्च ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ आयुष हैज मेनी विंग्स, अमंग देम इसमें क्या होता है, एक जो है टीचिंग विंग है जो कि टीचिंग करता है, एंड अनदर विंग उन्होंने सेपरेट किया गया रिसर्च के लिए, जिसमें वैलिडेट किया जाता है कि ये तुलसी का रस किस लिए काम करता है, अदरक रस में क्या चीज है, वो किस तरह की काम करता है, ताकि जो है इंटरनेशनल इट वाज एक्सेप्टेड। नाउ डेज लोग जो है एविडेंस बेस्ड मेडिसिन चाहते हैं, तो इसीलिए जो है आयुष मिनिस्ट्री हैज बड़ा अच्छी काम कर रहा है, रिसर्च को प्रमोट कर रहा है, टीचिंग को प्रमोट कर रहा है। तो दीज थिंग्स आर, लेकिन इसमें यह भी समझने की जरूरत है कि ये सिर्फ उन नुस्खों तक ही सीमित नहीं है। नहीं है, ये निषद नहीं है, ये नुस्खे तक सीमित नहीं है। इसमें डिफरेंट ब्रांचेस हो गया। आप जो है जैसे हमारे 8 अंग है, काय, बाल, ग्रह, ऊर्ध्वांग, शल्यंग, दृष्टा, जरा, ब्रुशान, 8 अंग है, जैसे डिविजन है, डिपार्टमेंट्स है। तो उसमें विविडली रिसर्च हो रहा है, टीचिंग हो रहा है, नेशनल इंस्टीट्यूट्स है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट्स है, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस है, सो बहुत सारी हो स्कोप हो गया। इसीलिए जो है आयुर्वेद आजकल वो नुस्खे में नहीं रह गया, सीमित नहीं रह गया जी, एंड जो है एविडेंस बेस्ड मेडिसिन हो गया ये जी। और ऐसा ज्ञान है जिसको इन डेप्थ या गहराई में जितना समझा जाए उतना ही कम है। डॉक्टर कौशिक महापात्रा, ये जो हम स्थिति देख रहे हैं आजकल की, बहुत सारी जो भाग दौड़ भरी जिंदगी है और कई ऐसे कारक हमारे साथ जुड़ गए हैं जिसमें अक्सर लोग ये सोचते हैं कि भाई तनाव भी रहेगा, जीवन ऐसा ही चलेगा और रोग भी आएंगे, तो शायद उसके सामने कहीं थक हार के बैठ जाते हैं। कौन से कारक आप देखते हैं जिनमें बदलाव किया जा सकता है और आज के समय में भी पूर्ण रूप से स्वस्थ जीवन कोई भी व्यक्ति जी सकता है? देखिए, हमारे जीवन में बहुत सारे बातें होते हैं, सुबह उठने से लेकर रात को सोने जाने तक। हम कहाँ आयुर्वेद को इसमें ला सकते हैं और आयुर्वेद के वजह से क्या क्या रोग से हम मुक्त हो सकते हैं। हम पहले अगर देखें कि मैडम ने जैसे कहा कि आयुर्वेद एक टोटल हेल्थ जैसा ही है जी। सिर्फ साइंस नहीं है, ये एक फिलॉसफी भी है, दर्शन भी है। जीवन में हर किसी में एक दर्शन फॉलो करना जरूरी है कि क्या हम चाहते हैं, क्या हमें करना चाहिए, हम कहाँ से आए हैं। अगर हम देखते हैं कि कोई भी डिजीज़ में एक्टिव इंटरफेरेंस के लिए एलोपैथी आ सकता है, होम्योपैथी आ सकता है, आयुर्वेद आ सकता है और तमाम और भी चिकित्सा पद्धति हैं। हम आयुर्वेद को कहाँ तक जोड़ सकते हैं, टोटल हेल्थ या होलिस्टिक हेल्थ हम बोलते हैं जी। सुबह हमें किस टाइम उठना पड़ता है, किस समय उठना चाहिए,
लोग अपने काम के वजह से लाइफस्टाइल थोड़ा बदल दिए हैं, नींद खोलने का समय भी बदल गया है, पर जितना सुबह हम उठ सकते हैं उतना ही अच्छा है। आयुर्वेद में कहा गया है कि ब्राह्म मुहूर्त में उठना। जी। अगर हम उठते हैं तो क्या होगा, नहीं उठते हैं तो क्या क्या बीमारियां हो सकता है, वो एक बात होता है। उसके बाद हमें पार्ट बाय पार्ट क्या काम करना होता है कि सबसे पहले दातुन करना चाहिए, फिर थोड़ा सा वर्जिश करना चाहिए, फिर नहाना चाहिए, ये सारे बातें होते हैं। अब देखिए कि एक्टिव इंटरफेरेंस के अगर बात करते हैं कि जैसे सीजनल डिसऑर्डर्स होते हैं, खांसी जुकाम से लेके सिरोसिस ऑफ लीवर एक बहुत बड़ा जीआई डिसऑर्डर है जो ठीक होते ही नहीं है, पर वहाँ पर भी देखा गया कि लीवर के साइज धीरे धीरे ठीक हो गया है। जी। ठीक है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम 3 to 4 months लगता है। तो इवन कैंसर में भी आजकल आयुर्वेद के ऊपर काफ़ी रिसर्च हो रहा है और पेशेंट ठीक भी हो रहे हैं। तो कारण के हिसाब से अगर हम देखें जी। कि हम लोग खाने में क्या क्या लेते हैं, ज़्यादातर समय हम लोग क्या करते हैं, सुबह का खाना शाम को खाते हैं। तो इसको हम लोग आयुर्वेद के दृष्टि से बोलते हैं शीत और शुष्क आहार। इससे तमाम आयुर्वेद के जो जीआई सिस्टम के रिलेटेड डिसऑर्डर है, चाहे अर्श हो, चाहे उदर रोग हो, चाहे आम दोष हो, ये सभी इसी बीमारियों से शुरू हो जाता है। बहुत ज़्यादा मीठा खाना, मिल्क प्रोडक्ट का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना और सूखे चीज़ों का, जैसे सूखे मूली का इस्तेमाल करते हैं, आलू के चिप्स बहुत ज़्यादा हम लोग आजकल इस्तेमाल करने लगे हैं, जो भी ऐसे नूडल्स फास्ट फूड का का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। तो इन सभी चीज़ों से बीमारियां बढ़ता है। अगर हम एलोपैथ के दृष्टिकोण से देखें, इन सभी चीज़ों में फास्फोरस की मात्रा काफ़ी होते हैं, जिसकी वजह से किडनी फेलियर तक हो सकता है। जी। और ऐसा भी देखा गया है कि कुछ बीमारियां ऐसे, कुछ खाने ऐसे होते हैं जिसमें किडनी डिजीज एकदम एक्यूट आ जाते हैं। तो लीवर डिजीज से लेके एकदम किडनी डिजीज तक बड़े बड़े प्रॉब्लम्स इसी की वजह से हो सकते हैं। इवन हार्ट प्रॉब्लम भी आ सकता है। तो आयुर्वेद हर जगह पर जुड़ा हुआ है। अगर हम लोग देखेंगे कि खाने में क्या हमें लेना चाहिए, एक प्लेट में क्या क्या खाना होना चाहिए, वो आयुर्वेद ही बता सकते हैं आपको। और वो बनाना कैसे है, रेसिपी कैसे बनानी होती है कि 3 दोष के हिसाब से हम बनाएं, कौन से प्रकृति के लिए कौन से आहार हमें देना चाहिए, ये भी आयुर्वेद के दृष्टिकोण से बताया गया है कि मुझे क्या सूट करता है। बहुत लोगों को चावल सूट नहीं करता, बहुत लोगों को रोटी सूट नहीं करता, बहुत लोगों को नॉनवेज सूट नहीं करता, बहुत लोगों को वेज भी सूट नहीं करता, गोभी सूट नहीं करता, मूली सूट नहीं करता, तो लौकी की सब्जी सूट नहीं करता। क्यों? जी। ये हमें आयुर्वेद सिखाएंगे। जी, क्योंकि शायद वही त्रिदोष है जो बहुत से रोगों के लिए जिम्मेदार होता है। डॉक्टर तनुजा, क्या कहना चाहेंगी? त्रिदोष का जिक्र आता है कि क्या कारण है रोगों का? बेसिकली जो बाह्य सृष्टि में जो पंचमहाभूत है, उनके शरीर में रिप्रेजेंटेशन त्रिदोष है। जितने शरीर में जितने भी मूवमेंट्स है, वो सभी वात के कारण कंट्रोल होती है। जितने भी ट्रांसफॉर्मेशन, चयापचय, मेटाबॉलिज्म, डाइजेशन, वो पित्त के लिए है। और जितने भी सिंथेसिस है, अवयव का, टिश्यू का बनना, जुड़ना, ये कफ के कारण है। तो जो कोई भी व्याधि होता है, ये तीनों दोषों के साम्यता अगर बनी रहे, होम्योस्टेसिस रहे, तो स्वस्थ जीवन है। अगर इनमें से कुछ भी हम एक आध चीज बढ़ गए, जैसे कि इन्होंने कहा था कि सूखा शीत अगर हम खाए तो वायु बढ़ेगा, गर्म खाएंगे तो पित्त बढ़ेगा, बहुत भारी खाएंगे तो कफ बढ़ेगा। तो ये तीनों दोष ये व्याधि के भी कारण है, लेकिन वो स्वस्थता के भी कारण है। तो अगर कोई बढ़ गया तो हमें ये देखना चाहिए कि कौन सा दोष बढ़ गया, और उसी को कम करने के लिए उसको निकाल के साम्यावस्था लाना, यही चिकित्सा है। यही हम खान पान, औषधि ऐसी ही देते हैं कि ये तीनों दोषों का, वात पित्त कफ, ये त्रिदोषों की साम्यावस्था रहे, यही चिकित्सा है। जी। डॉक्टर पाणिग्राही, आपसे समझना चाहेंगे, जब बात आयुर्वेद की होती है तो ये भी मन में आता है कि आखिर कौन से ऐसे रोग हैं जिनमें ये सबसे ज्यादा असरकारक हो सकता है आज के समय में, जब बहुत सारी पद्धतियां हम चिकित्सा की अपनाते हैं ऐसे समय में? देखिए, लोग आज के दिन में जो रोग का मुख्य कारण है वो टॉक्सिन्स है। वो टॉक्सिन्स क्यों प्रोड्यूस होता है? बिकॉज ऑफ विषम औषध। विषम औषध मीन्स इरेगुलर डाइट्स या फल्टी डाइट्स। विषम औषध, अमात्रासन एंड अध्यसन। विषम औषध मीन्स इरेगुलर डाइट पैटर्न्स। जैसे दिन में अर्ली मॉर्निंग खाना चाहिए एंड नाश्ता, फिर 12 से 1 के बीच में लंच लेना चाहिए, रात को जो है आपको खाना लेना चाहिए 9 बजे से पहले लेना चाहिए।
वो जो है उस टाइम नहीं करते हैं एंड उनका डाइट पैटर्न चेंज हो जाता है बिकॉज ऑफ वर्क प्रेशर मल्टीनेशनल कंपनी में। तो ये हो गया। एंड अमात्रा आसन, अमात्रा आसन मीन्स मान लीजिए आपने कोई पार्टी में गए हैं, वहां कोई चीज आपको अच्छा लगा, पेट भर के खा लिए, दिस इज इम्प्रॉपर डोज। एंड अध्यसन, अध्यसन मीन्स खाना खाने के ऊपर खाना है, मतलब पहला खाना हुआ जो पचा नहीं हुआ है उसके ऊपर फिर आपने खाना खा लिए, सो ये अध्यसन है। एंड अध्यसन, अमात्रासन एंड विषमासन एंड विरुद्धासन, अनदर इज विरुद्धासन। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन आयुर्वेद, विरुद्धासन या इनकम्पैटिबल डाइटेटिक्स। ये कॉन्सेप्ट आप दुनिया में कोई भी शास्त्र में नहीं पाएंगे जो आयुर्वेद में लिखा है विरुद्धासन का। कौन से खाना किसके साथ जोड़ के नहीं लेना है, मछली के साथ दूध नहीं लेना है, चाय के साथ जो आता है ये वो जो टी होता है, टी मिल्क वाला टी जो है ये एक विरुद्ध आहार है। तो उसमें क्या हो रहा है, हमारे बॉडी के अंदर आम प्रोड्यूस होता है। आम इज एंडोटॉक्सिन्स इन आवर बॉडी एंड दैट रिसर्च हैज प्रूव्ड दैट एंडोटॉक्सिन्स हैज नाउडेज कॉजेस वेराइटी ऑफ ऑटो इम्यूनो डिजॉर्डर्स। सो इसीलिए आयुर्वेद एक शास्त्र है जिसमें जैसे समदोष, समाग्निश्च, समधातु, मलक्रिय, प्रसन्न आत्म इंद्रिय मना स्वस्थ इति विधीयते। स्वस्थ का डेफिनेशन जो है, जो कि हमारा जो जेनेवा डिक्लेरेशन है, उसके WHO का डिक्लेरेशन है, उसके साथ बिल्कुल मिलता है। समदोष मैडम ने बताया 3 दोष जो समावस्था में रहना चाहिए, इक्विलिब्रियम स्टेट है, ना कि जो है आपका जो बात बढ़ गया ना पीत बढ़, इक्विलिब्रियम। समदोष, समाग्निश्च, अग्नि मीन्स हियर डाइजेशन एंड मेटाबॉलिज्म। डाइजेशन तो आपको खाना हो रहा है, आप देखेंगे कुछ लोग थोड़ा सा खाते हैं मोटा हो जाते हैं, उनमें उनका जो है डाइजेशन तो ठीक है लेकिन उनका मेटाबॉलिज्म ठीक नहीं है। तो अग्नि मीन्स हियर डाइजेशन एंड मेटाबॉलिज्म। समदोष, समाग्निश्च, समधातु, एज ए रिजल्ट हमारे बॉडी के अंदर प्रोड्यूस हुआ रस, रक्त, मांस, मेद जो सप्त धातु है वो समावस्था में रहना चाहिए, समधातु। उसके साथ साथ मल क्रिय, एक्सक्रिएशन ऑफ द एक्सक्रिएटाज। सो मल जो है ओनली यहाँ पे जो है स्टूल से नहीं होता है, स्टूल, यूरिन एंड स्वेट ऑल्सो, एंड दीज आर द मल्सेस, वो प्रॉपर एक्सक्रिएट होना चाहिए। उसके साथ साथ प्रसन्न रहेगा, हैप्पी रहेगा, क्या प्रसन्न आत्मा, इंद्रिय एंड मन। जब ये तीनों मन रहता है तब इसको सुस्त बोलते हैं। एंड आयुर्वेद ये इसी के ऊपर बेस्ड है। आयुर्वेद जो है प्रिवेंटिव एस्पेक्ट एंड क्यूरेटिव एस्पेक्ट। आयुर्वेद जो है पहले लिखा है रोग कैसे उत्पन्न ना हो, वो शास्त्र में ज्यादा प्रिवेंटिव एस्पेक्ट ज्यादा है। उसके बाद अगर रोग होता है उसके लिए क्या किया। एंड अनदर कॉन्सेप्ट आयुर्वेद में है जो कि कोई शास्त्र में नहीं है, पथ्य एंड अपथ्यस। आयुर्वेद में लिखा गया है पथ्य सति गदार्थस्य किम औषध निषेवणम, पथ्य असति गदार्थस्य किम औषध निषेवणम। इसका मतलब ये है, मैं लेमन टर्म से समझा देता हूँ। अगर आप पथ्य में रहते हैं या प्रॉपर डाइट जो पथ्य लिखा गया है जो डिजीज के अनुसार अगर रहते हैं, उसके लिए भी पथ्य का मतलब डाइट है, परहेज जो है, अगर प्रॉपर परहेज में रहते हैं उसके लिए भी मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं है। अगर अपथ्य में रहते हैं, परहेज ना करते हैं, तो भी उसके लिए मेडिसिन लेने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मेडिसिन काम ही नहीं करेगा। ये जो है आयुर्वेद ये सब सिखाता है। जैसे मैडम ने बोले एंड डॉक्टर साहब ने बोले, सारे लोग ने बोले, आयुर्वेद एक कंप्लीट शास्त्र है, कंप्लीट सोशल, साइकोलॉजिकल एंड फिजिकल, मेंटल, ये दोनों को जो है ये देखता है। तो सभी जो रूप हैं, सभी जो तत्व हैं, उनको साथ लेके चलता है आयुर्वेद। डॉक्टर नेसरी, एक हमारे पास ईमेल आ गया है, वी सेन जी हैं, वो ये जानना चाह रहे हैं क्या ब्लड प्रेशर के लिए, उच्च रक्तचाप के लिए आयुर्वेद में कोई इलाज है? हम इसके साथ साथ आपसे ये पूछ लें, स्ट्रेंथ की अगर बात करते हैं, कौन से ऐसे रोग हैं जिनमें बहुत प्रभावशाली आप रूप में देखती हैं आयुर्वेदिक चिकित्सा को, जिसमें बचाव भी शामिल हो और क्यूरेटिव एस्पेक्ट की जो बात थी कि इलाज भी शामिल? बिल्कुल बिल्कुल। आपका जो सिंह साहब के जो आपका पहला सवाल था, उसके लिए उच्च रक्तदाब जिसको ब्लड प्रेशर है, उसके लिए सबसे पहले तो हम किसके कारण हुआ वो देखना चाहिए। लेकिन अगर एथेरोस्क्लेरोसिस, वाहिनियों का अंदर का ल्यूमेन कम हो गया, उसके कारण हो गया, कोलेस्टेरॉल और मोटापे के कारण अगर हो गया है, तो उसके लिए वो जो मूल हेतु है वो कम करना बहुत जरूरी है। लेकिन उच्च रक्तदाब के लिए आयुर्वेद में जो जटामांसी, ब्राह्मी, जिसके चाय हम लेते हैं ना, फांड जिसको कहते हैं, जी, तो वो ब्राह्मी का और जटामांसी जो वनस्पति है उसका अगर चाय रात को ले लें तो ब्लड प्रेशर कम होते हैं। वैसे ही अर्जुन, अश्वगंधा, ये सभी वनौषधियाँ है जिससे ब्लड प्रेशर कम होता है। आयुर्वेद में ब्लड प्रेशर के लिए बहुत अच्छा प्रभावशाली उपचार है
लेकिन वो समग्र चिकित्सा पद्धति है। मैं जरूर ये कहना चाहूंगी कि खान पान में नमक की मात्रा वो संतुलित रखे, तली हुई चीजें स्पाइसेस वो कम करे, लेकिन उसके मूल कारण क्या है वो अपने डॉक्टर की सलाह के अनुसार देखना इनके लिए जरूर है। किरण जी, जो आपने दूसरा सवाल पूछा था कि स्ट्रेंथ क्या है आयुर्वेद की, तो मैं ये खासकर कहूंगी कि सभी स्पेशलिटी के लिए आयुर्वेद में उपचार है, समग्र चिकित्सा करे। लेकिन अगर हम स्ट्रेंथ की बात करें तो नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस, क्योंकि ये जीवन शैली कैसे जीना ये सिखाता है, तो जीवन शैली से जो आज कई सारी बीमारी हो रही है, जैसे मोटापा, डायबिटीज, उच्च रक्तदाब, हार्ट डिसीज, कैंसर से लेके जितने भी नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस है और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, क्योंकि वो अग्नि की चिकित्सा करते हैं, तो डायबिटीज जैसे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है और ऐसे कई सारे थायराइड जैसे हैं, तो उसमें आयुर्वेद कारगर है। और एक सबसे बड़ी बात कि जो स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर है, मानस का स्वास्थ्य अच्छा रखता है, तो मानस रोग के लिए, स्ट्रेस डिसऑर्डर के लिए भी ये बहुत अच्छा है। स्किन के लिए डर्मेटोलॉजिकल ऑल डिसऑर्डर्स ये बहुत अच्छा है। जी बिल्कुल। आप कुछ जोड़ना चाह रहे थे? हाँ, मैं बोलना चाह रहा हूँ कि आयुर्वेद में एक चिकित्सा है मर्म चिकित्सा, जो बहुत ही कम जगह पर प्रैक्टिस किया जाता है, पर ये बहुत अच्छा है। ब्लड प्रेशर की जहाँ तक सिंह साहब ने शिकायत कर रहे हैं कि उसमें सबसे अच्छा है ये वाला छोटे उंगली जो है, इसके नाखून के ऊपर बस 30 सेकंड तक उसको मल दे। पहले बीपी चेक कर ले और 30 सेकंड बाद फिर से बीपी चेक करे। देखना काफी हद तक सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 20 तक नीचे आ जाता है और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 10 तक आ जाता है। जी। और सबसे इसमें अच्छी बात है, क्योंकि आयुर्वेद एक होलिस्टिक हेल्थ है, उसमें ब्लड प्रेशर को लो नहीं कर देगा, एक जगह पर लाके रख देगा जहां पर पेशेंट को दिक्कत ना हो। जी। देखिए, हम जब भी कोई दवाई खाते हैं ब्लड प्रेशर के, उतना ही समय लगता है 30 सेकंड उसको पैक से ओपन करना, पानी के साथ निकलना, और उतना ही टाइम लगता है इसको मसाज करने में। और धीरे धीरे हम लोग देखते हैं कि ब्लड प्रेशर की दवाई खाने की जरूरत ही खत्म हो जाता है, और इसको करने के बाद ब्लड प्रेशर हमेशा के लिए ठीक रहता है। वो बहुत ही आसान तरीका बस है। ये दोनों हाथ के इसी उंगली को बस 30 सेकंड के लिए मसाज करना है, बस इतना ही। कभी भी हमारे कोई पास भी ढेर सारे सवाल दरअसल इस तरह के आ रहे हैं, चाहे वो मधुमेह से जुड़े हुए, ब्लड प्रेशर जैसा आपने जवाब दिया, पेट की समस्या से, शरीर शोधन के लिए पंचकर्मा के बारे में प्रश्न आ रहे हैं, एलर्जीज के बारे में आ रहे हैं, बहुत सारे प्रश्न। आपने अभी जो एक्सक्रीशन की बात कही, जो एनोरेक्टल डिजीजेज होती हैं उनमें कितना कारगर है आयुर्वेद, और किस तरह से इसकी चिकित्सा आगे बढ़ाते हैं आप? आयुर्वेद में इसके लिए मैं तो बोलूंगा कि आयुर्वेद ही इसके लिए प्रधान चिकित्सा है। लोगों को पहले चिकित्सा के तौर पर आयुर्वेद में आना चाहिए, जिसमें एनोरेक्टल डिजीजेस है ना। क्वेश्चन एराइजेस क्या है एनोरेक्टल डिजीजेस, जिसको लोग जो है, आप यूजुअली डॉक्टर के पास, हम लोगों के पास लोग आते हैं, बोलते हैं कि जो है डॉक्टर साहब मुझे बवासीर हो गया, तो इट्स नॉट लाइक दैट। सो बवासीर उस एरिया एनोरेक्टल रीजन में 3 या 4 तरह की मुख्य रोग होता है। एक हो गया अर्श या पाइल्स, जिसको बवासीर बोलते हैं, एक फिशर या परिकर्तिका बोलते हैं, एंड अनदर इज भगंदर, जिसको बोलते हैं। उसके अलावा उसमें भी कैंसर हो सकता है, इसमें और भी बहुत सारे हैं, जैसे पाइलोनिडल साइनोसिस है। लेकिन मुख्य रूप में 3 बीमारी होता है, अर्श या पाइल्स, फिस्टुला एंड फिशर होता है। सो पाइल्स के लिए जो एक्सक्रिएशन की बात चल रहा था, अगर पेट ठीक से समधातु समदोष समाग्नि से समधातु मलक्रिय, जो मलक्रिय से रिलेटेड डिजीज ये है, अगर क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन रहता है तो उसमें 2 तरह की बीमारी होता है एनोरेक्टल रीजन में, जो कि पाइल्स एंड फिशर, ये जो है क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन के कारण ही होता है। सो पाइल्स में क्या होता है, मैं पहले एक बीमारी के बारे में बताता हूँ। पहले पाइल्स के बारे में बोलता हूँ। पाइल्स क्या है? पाइल्स का मतलब क्या है? एक बॉल है, छोटा सा गुठली की तरह है, मटर के दाने की तरह है। टॉयलेट जब जाएंगे उस टाइम प्रेशर के कारण जो है वो बाहर निकल आता है ना। क्वेश्चन एराइजेस, क्यों ये होता क्यों है? इसके लिए जो कॉजेस है, मेनली जो है किसी भी कारण से अगर इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ता है तब ये होता है। वो किसी भी कारण से होता है। उसको हम 2 भाग में क्लासिफाई किए हैं, प्राइमरी कॉज एंड स्पेसिफिक कॉज। एक तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो है इट्स इडियोपैथिक है, कॉज इज नॉट नोन। ओके। सेकेंड में जो है ये आनुवंशिक है, हेरिडिटरी है। अगर किसी के माँ बाप को है तो उनको बच्चे को होने के चांसेस जो है 90% है पाइल्स। एंड थर्ड जो है कॉन्स्टिपेशन है, जो क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन अगर रहता है उस केस में ये रहता है। दीज आर द प्राइमरी कॉजेस। देन सेकेंडरी कॉजेस का मतलब ये हुआ कि जिसको
कोई डिजीज के कारण, दूसरा डिजीज है जिसका कॉम्प्लिकेशन के कारण ये उत्पन्न हो गया। नंबर 1 में आता है आपका प्रोस्टेट। अगर प्रोस्टेट बढ़ता है उसमें कंटिन्यूअसली वो प्रेशर देंगे, प्रेशर जो पेशाब करने के लिए जोर लगाएंगे, जिसके कारण जो है एनोरेक्टल रीजन में प्रेशर पड़ेगा, लोकल एनल प्रेशर जो है बढ़ जाएगा, जिसके कारण मास का जो है प्रोट्रूजन होगा, एक प्रोलैप्स होगा। सो ये हो गया। देयर आर सो मेनी आईबीडी, इरिटेबल बाउल डिजीज है, तो जिसके कारण जो है ये होता है। लक्षण में, इसका लक्षण में सब समय भी बताता हूँ आपको, पिछली बार भी शायद बताया था, नहीं बताया था नहीं। इसमें क्या होता है, ब्लीडिंग पर रेक्टम, टॉयलेट जाएगा इसमें ब्लीडिंग होगा जी। ब्लीडिंग होगा तो ये ब्लीडिंग जो है पेनलेस रहेगा, बिल्कुल पेन नहीं रहेगा। फिर नेचर ऑफ ब्लीडिंग कैसे रहेगा, खून जो है देखने में कैसे रहेगा, ब्राइट रेड कलर का ब्लड रहेगा। देन ये कैसे आएगा, नेचर ऑफ जो आएगा वो कैसे आएगा, बूंद बूंद में आएगा या धार में आएगा। ये यूजुअली क्या होता है, पिचकारी तरह क्या आता है, पिचकारी के जैसे होता है। सिरिंज में आप ब्लड रखिए, कुछ रखिएगा एंड उसको पिचकारी करिए, पिचकारी की तरह ब्लड आता है। सो पेनलेस ब्लीडिंग और रेक्टम ड्यूरिंग एंड आफ्टर डेफिकेशन इज पाइल्स। ठीक है। सो दिस इज द मेन, दिस इज द लक्षण। जी, लक्षण के बारे में हमने जान लिया। इसके बीच में एक सवाल जान लेते हैं डॉक्टर महापात्रा, आपसे ये समझ लें कि क्या ऐसा प्रेडिक्ट किया जा सकता है, क्योंकि जैसे कुछ फैक्टर्स बताए डॉक्टर पनिग्रही ने जिसमें हाई रिस्क हो सकता है व्यक्ति को पाइल्स होने का, क्या ये जान सकते हैं पहले से कि शायद इस व्यक्ति को होगा, तो प्रिवेंटिव मेजर उस समय ले लिए जाए? बिल्कुल, प्रिवेंटिव मेजर्स देखिए आयुर्वेद में बहुत सारे पहले ही हम देखते हैं कि इस चीज़ को पूर्वावस्था बोलते हैं। दोष जब एक जगह पर इकट्ठे होते हैं और उस एक जगह से दूसरे जगह पर जाते हैं, वहीं पर ही पूर्व रूप आता है। और हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या होता है पेशेंट्स को। सबसे पहले इंडाइजेशन आएगा, पेट में गुड़गुड़ आवाज़ ऐसे आता है, और फ्लैचुलेंस होता है, और थोड़ा सा वीकनेस रहता है, अनएक्सप्लेन्ड वीकनेस ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। हम देखते हैं कि पेशेंट इसके लिए काफ़ी सारे टेस्ट कर लेते हैं, विटामिन डी का टेस्ट कर लेते हैं, और डॉक्टर बोल देते हैं कि विटामिन डी कम है, इसीलिए आपको कभी बॉडी पेन हो जाता है और वीकनेस आता है। हो सकता है। आजकल बहुत सारे घरों में सूरज की रोशनी कम आते हैं, लोग सुबह का सूरज की रोशनी लेते भी नहीं है, इसके वजह से विटामिन डी होता है। पर द अदर पार्ट कि हमें इंडाइजेशन भी हो रहा है और कभी कभी स्टूल पास करने जाते हैं तो ए सेंस ऑफ इनकम्प्लीट इवैक्यूएशन, बार बार जाना पड़ रहा है, ये रोग का एक पूर्व अवस्था है। और इसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं, जैसे हम लोगों ने कारण के बारे में बताया था कि सूखे चीज़ों को लेना, बहुत ज़्यादा मीठा खाना, बहुत ज़्यादा मिल्क प्रोडक्ट का लेना, बासी खाना खाना, ये सारे बातें होता है। पानी ठीक से नहीं पीना, और सुबह सुबह आप देखना बहुत लोग गर्म पानी पी लेते हैं पेट साफ करने के लिए, पर ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। एक सीज़न होता है, सर्दियों के सीज़न में हल्का गुनगुने पानी पिया जा सकता है, पर बाकी सीज़न में इसको अगर हम लेते हैं तो इंटेस्टाइन धीरे धीरे बहुत टाइट हो जाता है। तो जो स्टूल का पासिंग होता है वो नहीं हो पाएगा, नार्व प्लेक्सस प्रॉपर्ली काम नहीं कर सकता, और उसी में आदी हो जाते हैं। बहुत लोग स्मोकिंग करते हुए जाते हैं, तो ये भी गलत प्रैक्टिस है। और अगर हम देखेंगे कि पूर्वरूप अवस्था में ही अगर इसको ठीक किया जाए तो किस हिसाब से ठीक किया जाए, सिंपल सी बात है, लगभग सभी घरों में होता है कि सौंठ का इस्तेमाल। सौंठ को एक कप गर्म पानी में दिन के कभी भी किसी भी हिस्से में उसको ले लिया जाए, पर रोज ना करें। हर तीसरे चौथे दिन जब उनको प्रॉब्लम हो रहा है तभी। अगर पेट साफ नहीं हो रहा है तो हरितकी का चूर्ण थोड़ा सा गुड़ में मिला के ले लिया जाए। अगर नहीं होते हैं तो घी में थोड़ा सा सौंठ का इस्तेमाल किया जाए, इससे सारे प्रॉब्लम बहुत आसानी से हल हो जाए। आप देखेंगे कि बहुत लोग बोलते हैं खून मेरे बहुत गाढ़ा है और खून साफ नहीं हो रहा है। या मैडम ने जो बीमारी के बारे में कहा है कि एथेरोस्क्लेरोटिक चेंजेस, मेनली प्लेटलेट बहुत चिपचिपा हो जाता है। इस चिपचिपाहट को कैसे दूर किया जा सकता है, थोड़ा सा अदरक खाना है, प्लेटलेट के चिपचिपाहट दूर हो जाएगा, ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर हो जाएगा, हर एक ऑर्गन में ब्लड जाएगा, इंटेस्टाइन में भी इसी हिसाब से ब्लड का सर्कुलेशन प्रॉपर होगा, तो मसल्स इंटेस्टाइन के बहुत अच्छे से काम करेगा, पेट ठीक से साफ हो जाएगा। मैं फिर से बोलता हूँ कि ये सारे रोज रोज प्रैक्टिस नहीं करना है, एवरी 2 डे 3 डेज, कभी कभी 5 डेज के हिसाब पर इस्तेमाल करें। कि अगर हम लोग बना ले कि मुझे सोमवार को और वीरवार को इसको लेना है, तो हमें ये प्रैक्टिसेस रहेंगे ठीक से। तो अगर आयुर्वेद को इस हिसाब से देखा जाए कि कहाँ कहाँ प्रिवेंटिव एस्पेक्ट में क्या, आप देखिए कि बाल से लेके पैर के नाखून तक काम किया जा सकता है, ऐसे बहुत हैं। आखिर हमारे शत्रु कौन है शरीर में? अगर हम लोग मानते हैं मानसिक
बीमारियों के बारे में भी कहा गया है कि अक्सर हम लोग सोचते हैं कि हमारा शत्रु ये मनुष्य है, मतलब किसी हम लोग व्यक्ति विशेष के बारे में होता है, पर मनुष्य का शत्रु वो नहीं है, वो चौथे नंबर पे आते हैं आयुर्वेद के दृष्टिकोण से। आयुर्वेद के दृष्टिकोण में पहला शत्रु रोग, ठीक है, तो निरोग शरीर सबसे अच्छी बात है। रोग को प्राथमिक अवस्था में ही अगर हम लोग ठीक नहीं करते हैं, चरक संहिता में कहा गया है, वो बाद में बाढ़ में जब हम बांध देते हैं वो वाली हालत आ जाता है। रोगों का डायग्नोसिस, इवन फर्स्ट स्टेज में जो इंडाइजेशन हो रहा है उसके कारण क्या है, उसको ठीक कैसे किया जा सकता है, और अगर हम ठीक नहीं करते हैं उसका बहुत आगे जाके क्या होता है। तो जरूरी ये है कि जो शत्रु है उसको पहले पहचान लिया जाए। सर ने एक बीमारी के बारे में कहा है आईबीएस। आईबीएस में एलोपैथी में भी ट्रीटमेंट बहुत स्कोप बहुत कम है, पर आईबीएस से पहले थोड़ा सा इंडाइजेशन होता है, कुछ दिनों तक रहता है, हम लोग उसको नेग्लेक्ट कर जाते हैं। देन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जब मंथ वाइज या ईयर वाइज ये होता रहता है, फिर वो आईबीएस में तब्दील हो जाता है, तो तब हमें एक्टिव इंटरवेंशन करना है। कहा भी जाता है कि पहला सुख निरोगी काया, तो इसके लिए ये जरूरी है कि आप अपने को निरोग करें, अपनी काया को स्वस्थ बनाएं। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप कहीं मत जाइएगा। टोटल हेल्थ में आयुर्वेद और स्वास्थ्य को लेकर चर्चा हमारी जारी रहेगी। ये बच्चे यहाँ मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग ले रहे हैं केंद्रीय विद्यालय के एक अहम एक्शन प्लान के तहत, कि अगर कोई इंसान गलत नीयत से उनकी तरफ आ रहा है तो कैसे उसकी नीयत को भांपें और कैसे उसके चंगुल से खुद को छुड़ाएं। हैदराबाद के युवा ख्वाजा मोइनुद्दीन ने समाज सेवा के लिए लाखों रुपए की कॉर्पोरेट नौकरी छोड़ दी। भूखे और अनाथ बच्चों को भोजन कराया तो उन्हें एक रूहानी सुकून मिला, और फिर वे इंसानियत की इस राह पर ही चल निकले। ब्रेक के बाद टोटल हेल्थ में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं आयुर्वेद के महत्व के बारे में, हमारे स्वास्थ्य के लिए कितना महत्वपूर्ण है आयुर्वेद, जान रहे हैं विशेषज्ञों से। फिलहाल एक कॉलर है हमारे साथ फोन लाइन पर, हरबंश जी हैं जिन्होंने कॉल किया है। स्वागत है आपका, सवाल पूछिए। मेरी एज 69 है और किसी तरह की कोई एडिक्शन नहीं है, और मेरे को कोई हाइपरटेंशन डायबिटिक में नहीं हूँ मैं, लेकिन डिफरेंट रीजन से मैंने मल्टीपल सर्जरी करवाई हुई है, तो उनके कारण मेरा ब्लैडर हाइपोटोनिक है और यूरिनरी ब्लैडर हाइपोटोनिक है, और साथ में इरिटेबल बावल सिंड्रोम भी है। हरबंश जी, हमने आपका सवाल सुन लिया है, हमारे विशेषज्ञ उसको एड्रेस कर रहे हैं, आप सुनते रहिए। डॉक्टर तनुजा, क्या आप इन्हें सजेस्ट करना चाहेंगी? हाँ, जो इरिटेबल बावल कोलोन है, जो इनकी समस्या है, उसके लिए बिल्व जिसको कहते हैं, एगल मैर्मोलस साइंटिफिक नेम है, और इंद्रयव कुटज कुड़ा, तो वो कुटज और बेल इन दोनों को साथ में ले तो, और उसके साथ वो शुंठी ड्राई जिंजर उसको कम मात्रा में ले तो ये उसके लिए अच्छा काम करेगा। और उनकी मतलब उनकी जो भूख है, अग्नि है, उसकी वो अच्छा रहना चाहिए, वो देखना चाहिए। और जो उसका जो टोन है, उनको जो ब्लैडर की जो उन्होंने समस्या कही, उसके लिए भी ये काम करेगा। और एक दूसरा गिलोय, आंवला और गोखरू, उसको मिला के एक रसायन चूर्णवटी आती है, अगर वो लें तो उनकी समस्या कई हद तक हल हो सकती है। हमारे पास मेल भी है डॉक्टर तनुजा, अक्षय जी हैं, वो ये जानना चाह रहे हैं, क्योंकि हमने कहा कि काफी सारी समस्याएं जो है वो पाचन और मेटाबॉलिज्म से जुड़ी हुई हैं, क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे अपने मेटाबॉलिज्म को ही, चयापचय की जो प्रक्रिया है, उसको स्ट्रेंथन किया जा सके? बिल्कुल, जो अभी का जो सीजन है वो विंटर सीजन है, बाह्य वातावरण में ठंडा ज्यादा है और सूखापन, हवा ज्यादा चलती है, तो हमें गर्म और स्निग्ध अगर कुछ लेना है तो इस सीजन में अदरक लेना चाहिए। जिंजर और अदरक ये लेने से गर्म पानी के साथ ले, जिससे उनका पचन और भूख अच्छी हो सकती है। त्रिकटु, शुंठी, मिरी और पिपली, इन तीनों का कॉम्बिनेशन अगर हनी के साथ ले तो भी सुबह शाम खाने से पहले ले तो अच्छा होता है। आयुर्वेद में ये कहा है लवण आर्द्रक भुंजितम, जैसे भोजन आर्द्रे सदा पथ्यम लवण आर्द्रक भुंजितम, इसका मतलब ये है खाने से पहले अगर अदरक और सेंधा नमक के साथ अगर 5-10 मिनट पहले ले तो पाचक स्राव अच्छी तरह से वो
उनका स्राव होता है और भूख अच्छी लगती है। जी हमारे साथ फिलहाल एक कॉलर जुड़े हुए हैं, पवन लखनऊ से कॉल कर रहे हैं। जी पवन, पूछिए अपना सवाल। सर, मुझे अपच की प्रॉब्लम लगभग 15 सालों से है, जिसके कारण मुझे पाइल्स भी हो गया है। जी सर, मैं रेगुलर सुबह उठ करके मॉर्निंग वॉक करता हूँ और गर्म पानी नींबू के साथ लेता हूँ और खाना खाने के 1.5 घंटे बाद कम से कम पानी पीता हूँ। लेकिन सर फिर भी ये कंडीशन है कि अगर मैं दोपहर में 2 बजे खाना खा लूँ तो शाम तक के वो मेरी दाल रोटी भी नहीं पच पाती है। जी डॉक्टर, मुझे रात में खाना छोड़ना पड़ता है सर। पवन जी, उम्र कितना होगा आपका? जी सर, उम्र कितनी है आपकी? एज सर एज होगी 31 के आसपास। ये 30 साल का है। 30 साल का एक आदमी है, उनको जो है आप देखिएगा कैसे ये हो गया। 30 साल का आदमी अगर वो 2 बजे खाना खा लेते हैं तो उनको जो है शाम तक जो है पच नहीं पाता है। जो अग्निमांद्य है, अग्निमांद्य के कारण इनको जो है पाइल्स का डेवलपमेंट हुआ है। अग्निमांद्य क्या मतलब? सप्रेस्ड, डिप्रेस्ड डाइजेस्टिव पावर जो है वो है, तो उसके लिए उनको पाइल्स डेवलप हुआ है। तो पहले हम अग्नि को ठीक करेंगे। इसके लिए हमारा आता है कांकायन बोटी। कांकायन बोटी आता है, 2 गोली सुबह 2 गोली शाम को खाना खाने के बाद सादा गुनगुने पानी के साथ लेंगे कांकायन बोटी। जी। एक आता है अभयारिष्ट आता है। अभयारिष्ट 3 चम्मच सुबह 3 चम्मच शाम को सादा पानी के साथ लीजिएगा। एंड त्रिफला चूर्ण रात को लेना है। अगर त्रिफला चूर्ण 6 ग्राम लेना है रात को। अगर त्रिफला चूर्ण से नहीं ले रहा है, थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग ले सकते हैं। पंचशक्कर आता है, 60 शक्कर चूर्ण आता है, या तो कुछ आता है। लेकिन मैं तो यही बोलूंगा कि उनको जो है ओनली जो है त्रिफला चूर्ण जो है रात को 6 ग्राम लेके गुनगुने पानी में सो जाइएगा। धीरे धीरे उनका, जब तक उनका अग्नि ठीक नहीं होगा, जब तक उनका डाइजेशन पावर ठीक नहीं होगा, तब तक ये ठीक नहीं हो पाएंगे। एंड भुना हुआ जीरा, एक जीरा आता है हमारा सफेद जीरा। सफेद जीरा को थोड़ा सा फ्राई करके रखिएगा, उसको पाउडर करके एयर टाइट जार में रखिएगा। 1 चम्मच एम्प्टी स्टोमक में लीजिएगा गुनगुने पानी के साथ। उसके साथ बहुत सारे मेडिसिन से हमारे पास है। उनको नियरेस्ट कोई, अगर ये कहाँ से थे? लखनऊ से थे। लखनऊ में बहुत सारे इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे अगर इंस्टीट्यूशनली क्वालिफाइड डॉक्टर्स के पास जाइएगा। अगर वहाँ नहीं होता है, आप दिल्ली में आइएगा, हम जो है इसका इलाज करेंगे। एंड इसका इलाज 100% है। और आयुर्वेद एक्सपर्ट से अगर परामर्श लिया जाए तो हो सकता है 100% है। जी डॉक्टर महापात्र, सवाल मेरे जहन में आ रहा है, जब बहुत सारी बातें आ रही है और इस तरह के मेल्स भी आ रहे हैं कि जब हम बहुत सारी दवाएं बताई जा रही हैं, मतलब जो एक तरह से बताया जा रहा है कि क्या चीज ले सकते हैं। एक सवाल ये भी है कि क्या आयुर्वेदिक जो ड्रग्स हैं वो टॉक्सिक हो सकती हैं, और क्या ये क्लिनिकल ट्रायल्स हैं उन पर खरी उतरी हैं? आपसे जानना चाहेंगे। जी, आयुर्वेद का एक पहले तो आम आदमी में ये था कि ये जड़ी बूटियां है और इस पे ऊपर कोई संशोधन नहीं हुआ है, क्वालिटी नहीं, स्टैंडर्ड कम है। ऐसा नहीं है। क्वालिटी, सेफ्टी और इफिकेसी, ये हर एक मेडिसिन की जो बाहर मिलती है मार्केट में, वो जीएमपी सर्टिफाइड मैन्युफैक्चरर से ही मिलती है। 9000 ऐसे मैन्युफैक्चरर से कि वो क्वालिटी, सेफ्टी, इफिकेसी देखती है। अगर हम टॉक्सिसिटी की बात करें या लेना ओवर द काउंटर जाके मेडिसिन लेना सही है, ये गलत है। क्योंकि आयुर्वेद ये इंडिविजुअलाइज्ड मेडिसिन है। कोई भी दवा हो, चाहे अदरक भी हो, चाहे शुठी भी हो, या इन्होंने जैसे कहा कांकायन वटी भी हो, तो ये इसका प्रयोग जो है, मतलब डिलीवरी जो है, ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है, वो प्रकृति स्पेसिफिक, दोषी स्पेसिफिक और इंडिविजुअल स्पेसिफिक है। मतलब एक ही मेडिसिन हर किसी को उनकी प्रकृति के अनुसार उसका प्रयोग किया जाता है। अगर वो अच्छा प्रयोग डॉक्टर ने किया है, ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन सही है, तो ये आयुर्वेदिक मेडिसिन सेफ होती है, टॉक्सिक रिजल्ट नहीं देखिए। लेकिन इसका स्टैंडर्डाइजेशन है। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंदर फार्माकोपियल स्टैंडर्ड्स डेवलप किए हैं, जो जैसे आईपी स्टैंडर्ड्स है मॉडर्न मेडिसिन के लिए, ऐसे आयुर्वेदिक मेडिसिन के लिए आयुर्वेदिक फार्माकोपिया इंडिया, इनके स्टैंडर्ड्स है। और इसी स्टैंडर्ड्स के अनुसार अगर मेडिसिन बनाई है और मार्केट में बेची है तो उसके साइड इफेक्ट्स नहीं होते। जी डॉक्टर महापात्र, आपके पास हम आ जाते हैं। एक मेल है हमारे पास, मुकेश जी हैं, वो ये जानना चाह रहे हैं, आपने कैंसर का जिक्र किया था कि कैंसर में काफी प्रभावशाली और असरदार देखते हैं आयुर्वेद को। ब्रेस्ट कैंसर के लिए इन्होंने स्पेशली पूछा है, क्या इसके लिए कुछ किया जा सकता है? उसके अलावा दिनेश यादव जी हैं, वो कह रहे हैं कि कैंसर अगर है तो क्या आयुर्वेद में भी कोई विकल्प हो सकता है? बिल्कुल, कैंसर में आयुर्वेद के ऊपर आजकल काफ़ी रिसर्च भी हो रहा है और बहुत इफ़ेक्टिवली इसका ट्रीटमेंट भी किया जा सकता है।
हमने आम प्रैक्टिस में देखते हैं कि जैसे प्रोस्टेट का कैंसर हो या ब्रेस्ट कैंसर हो, मेटास्टेसिस कहाँ तक हुआ है, इसका TNM क्लासिफिकेशन कहाँ तक पहुँचा है, वो हम लोग देख लेते हैं। और सबसे पहले इसके प्रिवेंटिव एस्पेक्ट में है कि हम लोग कैंसर को कहाँ किस फूड से हो रहा है या किस एनवायरनमेंट में हो, केमिकल एनवायरनमेंट में हो रहा है कि नहीं है, वो हम लोग देखते हैं। कुछ एरियाज होते हैं जैसे लखनऊ हो, कानपुर हो या दिल्ली के कुछ इंडस्ट्रियल बेल्ट्स हो, इंडस्ट्रियल बेल्ट्स जहाँ पर होंगे, पेशेंट को अगर पॉसिबल है वहाँ से थोड़ा सा हम हटाएं। सेकेंड स्टेज में उनके शरीर के बल को देखते हुए पंचकर्म का एडवाइस करते हैं ताकि जितने भी टॉक्सिन्स अब तक जमा हुआ है वो सारे बॉडी से निकले। और मतलब हर एक पीरियड में जैसे हम लोग बोलते हैं कि बमन विरेचन बस्ती, हम लोग जैसे ही मार्च का महीने आते हैं तब हम लोग बमन करवा देते हैं, फिर मई जून में उसको बस्ती करवा देते हैं, और जब शरद काल आता है अक्टूबर नवंबर में हम उनको विरेचन करवा देते हैं। ये सबसे अच्छा तरीका है। दूसरी बात होता है बहुत सारे इफेक्टिव ड्रग्स होते हैं, स्पेसिफिकली कंपनी बेस्ड भी होता है और कॉम्बिनेशन हम लोग बना के भी पेशेंट को देते हैं, वो ठीक हो जाते हैं। जहाँ तक टॉक्सिसिटी के सवाल है कि उस दवाई से और कोई प्रॉब्लम हो सकता है कि नहीं, वो भी नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि दवाइयाँ अगर प्रॉपरली तैयार होते हैं तो चाहे वो कैंसर पेशेंट्स के हो चाहे वो अदर पेशेंट्स के लिए हो, वो बिल्कुल काम नहीं कर सकता। सिर्फ वही बात नहीं है, सिर्फ प्रोस्टेट कैंसर या ब्रेस्ट कैंसर की बात नहीं है। हम ये सलाह देंगे पेशेंट को, ऐसा किसी कैंसर हुआ है तो आसपास आयुर्वेदिक हॉस्पिटल जहाँ भी हो उनसे जाके मिले, कोई ना कोई रास्ता जरूर होगा जो जिससे पेशेंट बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। और दिल्ली जैसे जगह पर जहाँ पर टर्शियरी केयर सेंटर्स बहुत है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद है, CCRS है, RAB है, आयुर्वेद यूनानी तिबिया कॉलेज है, चौधरी ब्रह्म प्रकाश कॉलेज है, जो दिल्ली बेस्ड है। हम बोल सकते हैं कि वहाँ पर पक्का इलाज इसका है। जिस हिसाब से हम लोग देखते हैं कि केमिकल एटमॉस्फेयर जहाँ पर है वहाँ पर कैंसर के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और एक बात है कि जो अदर प्रॉब्लम जो दो हमारे सुन रहे थे, वो उन्होंने क्वेश्चन किया था, एक तो हाइपोटोनिक ब्लडर में, उनको मैं घरेलू नुस्खे बता रहा हूँ कि जो आयुर्वेद में ही वर्णन है। 1 चम्मच शहद और 1 चम्मच पानी रात को सोते समय ले लें। उसमें देखना कि 2 महीने के अंदर हाइपोटोनिक ब्लडर बिल्कुल ठीक हो जाता है, बिल्कुल। और वो मैं मैक्सिमम टाइम लेके बता रहा हूँ। और जिनका ये क्वेश्चन था कि IBS का प्रॉब्लम था, पाइल्स का प्रॉब्लम था, उनसे हमने डाइट का हिस्ट्री नहीं लिया था। लखनऊ जैसे जगह पर काली मिर्च का इस्तेमाल, लाल मिर्च का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। सबसे पहले उसको छोड़े। लाल मिर्च से ये बहुत ज़्यादा होता है ये प्रॉब्लम। ठीक है, पाइल्स कोई अच्छी बीमारी नहीं है। अगर 15 साल से है, आफ्टर सम इयर्स इसमें CA रेक्टम होने के चांसेस भी हैं। जी हाँ, इसी को लेकर एक सवाल भी है, CA रेक्टम को लेकर दीपक जी का सवाल है डॉक्टर पनिग्रही कि अगर ये समस्या है, क्योंकि बहुत सारे लोग हिचकिचाते भी हैं अगर उनको इस तरह का पता चलता है, क्या कुछ आयुर्वेद में किया जा सकता है इसके लिए? देखिए, पहले इट इज इम्पोर्टेंट कि जो है किसी भी एनोरेक्टल सर्जन के पास जा रहे हैं या किसी डॉक्टर के पास जा रहे हैं, डायग्नोसिस ऑफ द डिजीज अगर उनको तुरंत डायग्नोस कर दिए, इट माइट बी ए CA रेक्टम पेशेंट है, देन उसका आधा इलाज हो गया, ये समझ लीजिएगा। क्यों? क्योंकि डायग्नोसिस इज द फोरमोस्ट, ताकि जो है वो कहीं टर्शियरी केयर हॉस्पिटल में भेज सके एंड ये करे। तो पहले क्लिनिकल फीचर्स क्या आ सकता है, हमें कैसे थोड़ा किसे मन में लेंगे कि जो है कैंसर रेक्टम होने का चांसेस है या नहीं है। तो इसका जो है, अगर उसका एज, कोई पेशेंट आ रहा है उसका एज 40 साल से ऊपर है एंड उसको पेनलेस ब्लीडिंग हो रहा है, सर्जन के पास गया, आयुर्वेदिक सर्जन के पास गया या किसी सर्जन के पास गया, एंड उसमें उन्होंने जो है डिजिटल एग्जामिनेशन किया एंड प्रोक्टोस्कोपिकल एग्जामिनेशन किया, कुछ भी पाइल्स का मास नहीं मिला एंड कुछ आसपास जो नहीं मिला, देन आपके दिमाग में जाएगा कि इट माइट बी ए केस ऑफ CA रेक्टम का कैंसर हो सकता है। एंड फिर उसका आप हिस्ट्री लीजिएगा कि वो ब्लीडिंग कैसे आ रहा है, ना ब्लीडिंग आ रहा है, देन ब्लीडिंग कैसे आ रहा है, पेनलेस हो रहा है, एंड लेटर स्टेज में ये पेनफुल हो जाएगा। तो फर्स्ट है, एज है, एंड आपने उसको ब्लीडिंग हो रहा है, एंड उसके बाद आपने देखा कि जो है बाउल हैबिट्स उसका जो है चेंज हो गया। वो रेगुलरली बाउल पेट साफ होता था उसका हठात जो है उसको लूज मोशन होने लगा, डायरिया होने लग गया, या तो कॉन्स्टिपेशन होने लग गया, बाउल हैबिट उसका चेंज हो गया। एंड फोर्थ चीज ये है कि उसके अंदर जो है जो स्टूल आता है वो टेपर होके आ रहा है, मतलब स्टूल बोलोस होके आता है लेकिन वो टेप होके आ गया, टेप शेप में हो गया। इसका मतलब कोई मास है
तो जिसके कारण ये बन के आ रहा है, वहां से जो स्टूल आता है वो बन के आ रहा है। उस कंडीशन में उसको जो है कोलोनोस्कोपी करने के लिए हम सजेस्ट करते हैं, क्योंकि कोलोन तक जाके कोलोनोस्कोपी करना होता है। कोलोनोस्कोपी करने के बाद अगर स्टेज 1 में है, फर्स्ट स्टेज में है, तो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट में ये क्योर हो सकता है। अगर स्टेज 2 या स्टेज 3 को चला गया तो ये आयुर्वेद में ठीक नहीं हो सकता है। उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, बोलते हैं कि केमोथेरापी, रेडियोथेरापी आप लो, लेने के बाद दोबारा कैसे रिकरेंस नहीं होगा, उस कंडीशन में आप आयुर्वेद के पास आओ। एलोंग विथ एलोपैथिक दवाई आपको आयुर्वेदिक दवाई लेना होगा, जिसके जो है केमोथेरापी एंड रेडियोथेरापी का जो साइड इफेक्ट वो नहीं रहेगा, एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ मेंटेन रहेगा, एंड प्रिवेंशन ऑफ द डिजीज रहेगा। तो इस कंडीशन में मैं नहीं बोलूंगा कि जो है सेकंड स्टेज एंड थर्ड स्टेज कैंसर में आयुर्वेद में कैंसर का जो इलाज है, हम नहीं बोलूंगा ये। उसको प्रॉपर जो थेरापी है, केमोथेरापी एंड रेडियोथेरापी लेने के बाद हमारे पास आइएगा, ताकि हम प्रिवेंट कर पाए कि जो है रिकरेंस कैसे ना हो। बिल्कुल। डॉक्टर तनुजा, जब इमरजेंसी मेडिसिन की बात आती है और बार बार कहा जाता है कि जो आयुर्वेद है वो आहिस्ता आहिस्ता असर करता है, लोगों ने कुछ शायरी भी की है कि मैं वैद्य नहीं फिर भी शायरी आयुर्वेदिक लिखता हूँ, वो पढ़ते जरूर है पर असर धीरे धीरे करती है। तो ये जो इमरजेंसी मेडिसिन की बात जब आती है, तो क्या आपको लगता है कि कहीं आयुर्वेद थोड़ा लैग बिहाइंड करता है? नहीं, मतलब ये एक जिसको मिसनोमर है, मिसकम्युनिकेशन है। जैसे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद जो टर्शरी केयर सेंटर है, तो इसमें इमरजेंसी मैनेजमेंट आयुर्वेद से भी होती है। क्योंकि अगर आप सही समय पे सही इलाज किया, क्योंकि रोगम आदौ परिचय तत्व अनंतरम औषधम कहा है, तो रोग का तुरंत निदान हो गया और चिकित्सा कर ली, तो इमरजेंसी मैनेजमेंट भी हम करते हैं, जिसमें नेजल एडमिनिस्ट्रेशन है, नस्य है, पंचकर्म है। इमीडिएट एक इमरजेंसी इसमें होती है। कई सारे हर्बो मिनरल है, जिसके हेमगर्भ, पोटली है, जैसे कई सारी दवा है जिसको इमरजेंसी मैनेजमेंट के लिए, हार्ट अटैक भी हो गया तो इसकी दवा हो सकती है, लेकिन तुरंत इलाज करना चाहिए और सही निदान होना चाहिए और वैद्य उतना तज्ञ होना चाहिए। जी, तो बहुत जरूरी है कि जल्द से जल्द आप आयुर्वेदिक विशेषज्ञ के पास पहुंच जाएं, अगर आप ये चाहते हैं कि आयुर्वेद चिकित्सा जो है आपको तुरंत उसका जो प्रभाव है वो मिले। ये हमारे विशेषज्ञ बता रहे हैं। आयुर्वेद और स्वास्थ्य के विषय में कुछ और जानकारी लेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और टोटल हेल्थ में हम आज चर्चा कर रहे हैं आयुर्वेद और स्वास्थ्य पर। और फिलहाल कार्यक्रम में समय हो गया है सेगमेंट हेल्थ पहेली का। एपिसोड 794 में हमने आपसे सवाल किया था कि HIV एड्स के संक्रमण का खतरा इनमें से किससे बढ़ता है। आप किससे बढ़ता है? 5 ऑप्शंस आपके पास थे। सही जवाब ऑप्शन डी, असुरक्षित यौन संबंध से HIV एड्स के संक्रमण का खतरा हो सकता है। कौन बने हैं इस पहेली के लकी विजेता, ये भी आपको बताएंगे। उससे पहले देखते हैं क्या सवाल है आज की हेल्थ पहेली में। आपको बताना है कि आयुर्वेदिक चिकित्सा में रोगी के इलाज के लिए इनमें से क्या महत्वपूर्ण होता है। ऑप्शन ए, आहार संशोधन। ऑप्शन बी, औषधियों का प्रयोग। ऑप्शन सी, दिनचर्या और व्यवहार में बदलाव। ऑप्शन डी, पंचकर्म व रसायन थेरेपी का प्रयोग। या फिर ऑप्शन ई, ये सभी। आप अपने जवाब हमें 2 हफ्तों तक भेज सकते हैं। हमारा पता है टोटल हेल्थ, डीडी न्यूज, रूम नंबर 505, टावर बी, दूरदर्शन भवन, मंडी हाउस, कोपरनिकस मार्ग, न्यू दिल्ली 110001, या ईमेल कर सकते हैं totalhealth@ddnews@gmail.com पर। आप भी इस पहेली का सही जवाब भेजकर हमारे हेल्थ क्विज कॉन्टेस्ट में शामिल हो सकते हैं। कौन बने हैं एपिसोड 794 के लकी विनर, ये बताने के लिए हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं डॉक्टर तनुजा नेसरी से, जिनके सामने सारी करेक्ट एंट्रीज मौजूद हैं। डॉक्टर नेसरी, इन करेक्ट एंट्रीज में से आज के एक लकी विनर का नाम आप प्लीज हमारे व्यूअर्स को बताएं।
लकी विनर है प्रिया भटनागर, ये है रामपुर से। प्रिया जी बहुत बधाई, आप बन गई हैं एपिसोड 794 की लकी विनर। अब कुछ महत्वपूर्ण जानकारी और ले लेते हैं रैपिड फायर क्वेश्चंस राउंड के माध्यम से। पहला सवाल डॉक्टर महापात्रा आपसे, आयुर्वेद क्या सिर्फ उन लोगों के लिए ही चिकित्सा का विकल्प है जिनके पास अन्य चिकित्सा सुविधाएं नहीं होती हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। आयुर्वेद किसी भी रोग में काम कर सकता है। डॉक्टर तनुजा, आयुर्वेद रोगों से बचाव में ही अधिक प्रभावशाली है? प्रिवेंशन इज अ स्ट्रेंथ ऑफ आयुर्वेद, लेकिन चिकित्सा के लिए ही उतना ही कारगर है जितना प्रिवेंटिव के लिए। डॉक्टर पनिग्रही, कुछ लोग ये मानते हैं कि आयुर्वेदिक नुस्खे या औषधियों का वैज्ञानिक प्रमाण नहीं होता, क्या कहेंगे आप? इसका प्रमाणिक है, एविडेंस बेस्ड क्लिनिकल रिसर्च है एंड विथ एपेक्स इंस्टीट्यूट्स हमारा क्लिनिकल रिसर्च भी हो रहा है, उसके बाद ड्रग डेवलपमेंट हो रहा है, आयुष मिनिस्ट्री सब करवा रहा है। क्या आयुर्वेद में रोग की पहचान के लिए जांच की आवश्यकता नहीं होती डॉक्टर महापात्रा? नहीं, बिल्कुल होती है। डॉक्टर तनुजा, क्या आयुर्वेदिक थेरेपी कोई निरोगी या स्वस्थ व्यक्ति भी करवा सकता है? बिल्कुल, आयुर्वेद की थेरेपी स्वस्थ व्यक्ति स्वस्थ रहने के लिए कर सकता है। डॉक्टर पाणिग्रही, कुशल वैद्य को ढूंढना बेहद मुश्किल होता है, क्या ऐसा है? नहीं, मिल जाते हैं आजकल, लेकिन कुशल वैद्य तो पर्सन टू वेरी करता है, पर्सन टू पर्सन। जी, ये प्रकृति के अनुसार चिकित्सा देख के वो चिकित्सा करेंगे। कुशल वैद्य मिलते हैं बहुत सारे। जी डॉक्टर महापात्रा, सर्दियों का मौसम है, ऐसे में अपने इम्यूनिटी या रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाने के लिए क्या कर सकते हैं? सोंठ के साथ गुड़ का इस्तेमाल। डॉक्टर तनुजा, आयुर्वेदिक दवाएं बिना विशेषज्ञ के परामर्श की ली जा सकती हैं? आयुर्वेद की जो स्वस्थ रहने की जो आहार आचार विचार ये स्वस्थ ले सकता है, लेकिन आयुर्वेद की दवा बिना वैद्यकीय सलाह से लेना सही नहीं है, उसको वैद्यकीय परामर्श से ही लेना चाहिए। डॉक्टर पनिग्रही, क्या एनोरेक्टल डिजीजेस, पाइल्स, फिशर और फिस्टुला के लक्षण एक जैसे ही होते हैं? नहीं, अलग अलग। आयुर्वेदिक चिकित्सा में आहार का महत्व है या नहीं डॉक्टर महापात्रा? बिल्कुल महत्व है इसका, क्योंकि आहार के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। जोड़ों का दर्द अगर हो डॉक्टर तनुजा, उसके लिए क्या कुछ किया जा सकता है? इंस्टेंट रिलीफ, पेन रिलीफ की बात करें तो? पेन रिलीफ के लिए आप अभ्यंग कर सकते हैं, लेकिन सोंठ है, जिंजर, अश्वगंधा, उसको अगर आप साथ में ले तो जोड़ों का दर्द कम होता है। डॉक्टर पाणिग्रही, क्षार सूत्र का प्रयोग किस रोग के इलाज में किया जाता है? भगंदर, फिस्टुला नैनो पेशेंट में क्षार सूत्र का मैंने देखा, नाड़ी ब्रोड में भी किया जाता है, जैसे पाइलोनिडल साइनस भी बोलते हैं। डॉक्टर महापात्रा, जो लोग धूम्रपान करते हैं, चाय या शराब पीते हैं, उनके अंदर आयुर्वेदिक औषधियां असर उतना अच्छा नहीं करती हैं, क्या ये सही है? सही है। डॉक्टर तनुजा, आयुर्वेद में इलाज के नुस्खे जो हैं वो हर वैद्य के अपने अलग अलग होते हैं, क्या ऐसा है? नहीं, आयुर्वेद जो तत्व शास्त्र व्यवहार है, तत्व तो एक ही है, व्यवहार हर वैद्य नहीं, हर देश, हर बोली, हर वातावरण के अनुसार व्यवहार अलग होता है, प्रैक्टिस अलग होती है, इसीलिए नुस्खे अलग अलग होती है, लेकिन जो प्रिंसिपल है वो एक होता है। डॉक्टर पनिग्रही, क्या क्षार सूत्र की जो प्रक्रिया है वो काफी जटिल होती है और काफी समय लगता है? नहीं, इसमें ये बहुत इजी है एंड इजीली हो सकता है, बट इसमें जो क्योर का टाइमिंग जो है, टाइम पीरियड जो है थोड़ा ज्यादा लगता है। जी डॉक्टर महापात्रा, आयुर्वेदिक दवाओं की क्या एक्सपायरी डेट नहीं होती? नहीं होती है। डॉक्टर तनुजा, आयुर्वेद में सिर्फ क्या हर्बल दवाएं ही शामिल होती हैं? नहीं, ज्यादातर 70% से अधिक 8000 से ज्यादा हर्बल है, लेकिन हर्बल, हल्बो मिनरल और एनिमल ओरिजिन से भी मेडिसिन होती है। डॉक्टर पाणिग्रही, क्या क्षार सूत्र प्रक्रिया की सुविधा केवल कुछ ही आयुर्वेदिक सेंटर्स में उपलब्ध है? नहीं, जितना भी आयुष के अंडर में जितने भी टीचिंग इंस्टीट्यूट है, सेलुलर डिपार्टमेंट के अंदर में जितना रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उसके सेलुलर डिपार्टमेंट है, उसमें सब क्षार सूत्र चिकित्सा उपलब्ध है एंड मिनिमम पैसा में उपलब्ध है। आखिरी राउंड है सवालों का, हम चाहेंगे आप अपने संदेश शामिल करें इसमें। डॉक्टर महापात्रा, आयुर्वेद का स्वास्थ्य के लिए कितना महत्व है और इसका असर बहुत अधिक और बेहतर हो उसके लिए क्या किया जा सकता है? देखिए, सबसे पहले हम लोग इमरजेंसी मेडिसिन की बात कर रहे हैं। हम लोग इमरजेंसी मेडिसिन में इसमें शामिल कर सकते हैं। जैसे किसी को चेस्ट पेन हो रहा है तो हींग का इस्तेमाल करें, गर्म पानी में मिला के थोड़ा सा हींग ले लें। किसी को अगर हेडेक हो रहा है तो नींबू के रस को थोड़ा सा सिर पे लगा लें। अगर किसी को पेन एब्डोमेन हो रहा है तो दही के ऊपर वाला पानी थोड़ा सा पी ले, 1 चम्मच पानी ही काफ़ी है। किसी को अचानक से जोड़ों का दर्द शुरू हो गया तो सौंठ का इस्तेमाल करें, और कॉन्स्टिपेशन या उससे रिलेटेड हो तो हरी तकी का इस्तेमाल करें। तो इमरजेंसी मेडिसिन में ये बिल्कुल काम कारगर है।
और साथ में मैं 2 चीज़ और बताऊंगा। रत्न का धारण जो जेमोलॉजी की बात करते हैं वो आयुर्वेद में बहुत अच्छी तरह से बताया गया है। हम लोग बहुत सारे जगह पर देखते हैं कि पेशेंट कुछ ऐसे रत्न पहन के पहले से आते हैं, बीमारी ऐसे हैं जो उसके वो रत्न सूट नहीं करता। रत्न का धारण से इसके ऊपर काफ़ी सारा स्टडीज़ अवेलेबल है कि बॉडी के पूरा केमिकल और हार्मोनल चेंजेस कर सकता है। तो क्या रत्न आपको पहनना है और पहले से आपको क्या रत्न पहन के आता है कि हर एक आयुर्वेदिक डॉक्टर को पूछे कि डॉक्टर साहब मुझे ये बीमारी है और मैं पहले से ये रत्न पहन के आ रहा हूँ, तो क्या ये सही है या नहीं है, ये आप मुझे बताइए। ये सिर्फ आयुर्वेद के डॉक्टर ही बता सकते हैं। जी। और दूसरा चीज़ होता है आयुर्वेद में मंत्र का इस्तेमाल। आप लोग कभी देखते हैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में भी महामृत्युंजय मंत्र लेके काम हो रहा है। मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज के ऊपर भी विटामिन डी और गायत्री मंत्र के ऊपर इफेक्ट देखा गया है कि काफ़ी बहुत अच्छा इफेक्ट है। तो मंत्र का इस्तेमाल भी हम आयुर्वेद में करते हैं। तो क्योंकि आयुर्वेद एक टोटल हेल्थ है, एक होलिस्टिक हेल्थ है, तो हर चीज़ों से ही आपको प्रिवेंट कर सकते हैं। जी डॉक्टर तनुजा, आपसे संदेश लेना चाहेंगे, आयुर्वेद को जीवन में शामिल करना किस तरह उपयोगी हो सकता है, किस तरह उपयोगी होगा, क्या कहेंगे आप? आयुर्वेद को स्वस्थ जीवन शैली के लिए हमारा दैनंदिनी आहार विहार आचार ये सभी अगर हम स्वस्थ रखें, वातावरण के अनुकूल रखें, सीजन के रखें, तो यही एक स्वस्थ जीवन शैली का मंत्र है। जी डॉक्टर पनिग्रही, आपका संदेश रोगों से बचाव के लिए आयुर्वेद का महत्व। आयुर्वेद में लिखा गया है नित्य हित द्रव्यम, क्लियरली लिखा गया है कि जिसको हम डेली यूज कर सकते हैं। षष्टिक साड़ी मुद्गांश सैंधव आमल के जवान अंतरिक्ष पैसर्पी जांगलान मधुचभ्यसेत। षष्टिक साड़ी द पेडी ग्रोन अप इन 60 डेज। मुद्ग मूंग की दाल जो खाते हैं, मूंग दाल। षष्टिक साड़ी मुद्गांश सैंधव लवण में आप सैंधव लवण का यूज करिए, रॉक सॉल्ट का यूज कीजिए। सैंधव आमल का आप नित्य सेवन कर सकते हैं, आंवला का जो सेवन नित्य कर सकते हैं। एंड अंतरिक पय मीन्स मिल्क एंड सर्पी मीन्स गोघृत एंड गोदुग्ध है, इसका नित्य सेवन कर सकता है आदमी। इसका बहुत सारे जो है कॉम्प्लिकेशंस इसमें दुष्प्रभाव नहीं देखने को मिलता है। इसीलिए षष्टिक साड़ी मुद्गांश सैंधव आमल के जवान अंतरिक्ष पैसर्पी जांगलान मधुचभ्यसेत। जी बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए डॉक्टर पनिग्रही, डॉक्टर तनुजा, डॉक्टर महापात्रा, आप सभी का। आयुर्वेद की बात करें तो एक ऐसे महासागर की तरह है जिसमें जितना गहराई में उतरेंगे अलग अलग बहुमूल्य मोती मिलते रहेंगे। तो आप स्वस्थ रहने के लिए और रोगों से बचाव के लिए तो इसका उपयोग कर ही सकते हैं, लेकिन अगर कोई रोग हो गया है तब भी एक अच्छे आयुर्वेदिक आचार्य के पास या वैद्य के पास जाइए और उस रोग का इलाज आप पूरी तरह से करवा सकते हैं। बिल्कुल, तो आयुर्वेद अपनाइए, इसलिए नहीं कि ये प्राचीन है और ऋषि कथन है, बल्कि इसलिए भी क्योंकि ये वैज्ञानिक है और परीक्षित है, इसके बारे में प्रूव्ड है। जो थ्योरीज है इसकी, सभी सुखी रहें और सभी निरोगी रहें, इस सूत्र के साथ और इस ध्येय वाक्य के साथ हम आपको छोड़े जाते हैं। अगले हफ्ते फिर हम एक नए विषय के साथ आपके साथ फिर जुड़ेंगे और कई सारे विषयों पर बातचीत करेंगे। इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बहुत शुक्रिया। नमस्कार। नमस्कार।